का जो हमारा टॉपिक है फैब्रिक फिनिशिंग में वो है आज पहले था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशिंग। तो जिसमें हमारी तीन तरह की फिनिशिंग थी, जिसमें थी हमारी प्रिपरेटिव, मैकेनिकल और केमिकल। तो अब आती है हमारी थोड़ी डिटेल में फिनिशिंग, जिसमें आता है हमारा टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है मेथड्स एंड उनका जो यूजेस है। जो फिनिशिंग है हमारी, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, किन मेथड्स के द्वारा फिनिशिंग की जाती है और उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जिसमें पहली है हमारी भौतिक परिसज्जा यानी फिजिकल फिनिशिंग। तो वस्त्रों के लिए भौतिक परिसज्जा की विधियों में ब्रशिंग, नैपिंग, सॉफ्टनिंग, शेयरिंग आदि सम्मिलित हैं। तो भौतिक परिसज्जा द्वारा वस्त्र में चमक प्रदान की जाती है, यानी कि जो उसकी एक तरीके से कह सकते हैं उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, उसको जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है, तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है फिज़िकल फिनिशिंग के द्वारा यानी भौतिक परिसज्जा के द्वारा। जिसमें आती है हमारी सीवनिंग, नैपिंग, ब्रशिंग, शेयरिंग, साइजिंग एंड श्रिंकिंग। तो जिसमें आती है हमारी साइनिंग, तो यानी इसका मतलब है कि झुलसाकर सतह को चिकना करना। तो जो हमारा इसमें इस प्रक्रिया में वस्त्र की ऊपरी सतह पर छुटे गए रोए तथा छोटे रेशों के सिरों को झुलसाकर वस्त्र पर से साफ किया जाता है। यानी कि जो हमारे वस्त्र होता है, वस्त्र की जो सतह होती है उस पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे रोए आ जाते हैं या फिर जो छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं। जब हम वीविंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टेपल फाइबर्स होते हैं वीविंग के दौरान, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में थोड़े होते पूरी तरीके से ट्विस्ट नहीं हो पाते। तो उनके छोटे छोटे रोए या छोटे छोटे रेशे निकलने लगते हैं। तो जो उसकी जो फैब्रिक है, फैब्रिक की सरफेस पर अच्छे नहीं लगते, यानी जो उसकी सरफेस है या सतह है वो एक समान नहीं हो पाती। तो उस सतह को चिकना एक समान और सुंदर बनाने के लिए उस पर हम साइनिंग की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो जिसमें इन रेशों के सिरों को और रोए को झुलसा कर, यानी कि एक तरह के गरम रोलर्स के संपर्क में ला करके इन रोए को झुलसाकर वस्त्र पर से साफ कर दिया जाता है। झुलसाने की क्रिया दो तांबे के रोलरों के द्वारा की जाती है, जो वाष्प से गर्म होते हैं। यानी कि जो हमारे रोए होते हैं, उन रोए वाले फैब्रिक को पहले क्या करते हैं, दो हमारे बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, फैब्रिक को उन रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। तो जो ये जो रोलर्स होते हैं ये गर्म होते हैं। तो जब रोलर्स फैब्रिक को इन रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है, तो क्या होता है कि जो रोए रोलर्स के संपर्क में आने से क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके से जलने की फॉर्म में या जल के एक इकट्ठे से हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में रोलर्स के द्वारा इनको एक जगह झुलसा करके हटाया जाता है। तो जो एक रोलर्स होते हैं, ये रोलर के द्वारा जो वाष्प से गर्म होते हैं और रोलर सर्वप्रथम वस्त्र की सतह पर सटे रोए आदि को ऊपर उठा देते हैं। यानी कि इससे पहले कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो रोलर से जब फैब्रिक निकलता है तो सबसे पहले उन रोयों को उठाया जाता है, यानी कि उनको आसानी से बाद में झुलसाया जा सके। तो पहले उन रोए को सटे हुए रोए को ऊपर उठाया जाता है और बाद में वस्त्र को तेज़ी से गर्म प्लेट पर से निकाला जाता है, यानी कि गर्म रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है। तो जिससे रोए झुलस कर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वो जो सतह है वो एक समान और चिकनी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में कपड़े की सतह पर उभरे रोयों के किनारों को झुलसाया जाता है, जिससे कपड़े की मुलायम सतह प्राप्त होती है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमारे किसी भी फैब्रिक पर रोए आता है तो क्या होता है कि हमारी सतह एक तरह की खुरदुरी सी हो जाती है, यानी कि जो छूने में या देखने में अच्छी नहीं होती। तो इसको यानी कि किसी भी फैब्रिक की फिज़िकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए उसमें हम अलग अलग प्रकार की परिसज्जा दी जाती है, यानी जिसमें आती है हमारी झुलसाकर सतह को चिकना करना।
है। तो इस परिचर्या में वस्त्र की जो सरफेस है उसको अच्छा या आकर्षक बनाया जाता है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट आती है रोए उठाना यानी कि नैपिंग। नैपिंग को हम कहते हैं रोए उठाना। तो वस्त्र पर रोए उभारने के लिए इसका नैपिंग फिनिशिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कपड़े की सतह पर कई प्रकार के घर्षण करके यानी कि जो फैब्रिक है, जो हमारे फैब्रिक है, फैब्रिक को आपस में ही एक दूसरे से घर्षण करवा करके रोए लाया जाता है यानी नैपिंग की प्रोसेस की जाती है। तो जिससे सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जिसमें कपड़े की सतह नर्म और गद्देदार हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में पहले क्या होता है कि कांटेदार रोलरों की सहायता से वस्त्र को इन रोलरों के मध्य से गुजारा जाता है। यानी कि जो रोलर्स होते हैं, रोलर्स में एक तरीके से कह सकते हैं आप क्लिप लगे होते हैं या कई बार पिंस लगे होते हैं या फिर ये कांटेदार रोलर होते हैं। तो जब रोलर्स इन फैब्रिक को इन रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है तो क्या होता है कि जो ये हमारे नैपिंग होती है यानी कि जो एक तरह के रोए होते हैं ये उभरने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें महीन स्टील के तार लगे होते हैं जिसकी सिरी पर हुक लगे होते हैं और ये हुक वस्त्र की सतह से धागे के तंतुओं के सिरों को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। यानी कि जब हम रोलर्स के बीच में से फैब्रिक को निकालते हैं तो उस रोलर्स के सिर पर यानी सिरे पर हुक लगे होते हैं, यानी कि इस तरह के हुक लगे होते हैं कि जब हमारा फैब्रिक रोलर्स के बीच में से निकलता है तो इसमें जो हमारे तंतु होते हैं यानी जो हमारा थ्रेड है यानी कि धागा है, धागे के जो तंतु होते हैं यानी जो फाइबर होते हैं, फाइबर के सिरे को ऊपर की ओर जब वे हुक अपनी ओर खींचते हैं तो एक तरह के रोए उत्पन्न होने लगते हैं। तो अपनी ओर ऊपर की ओर खींच लेते हैं जिससे वस्त्र की सतह पर रोए उठा दिए जाते हैं, यानी रोलर्स के द्वारा वस्त्र की सतह पर रोए उठा दिए जाते हैं और बाद में इन्हें समान ऊंचाई का काट कर छाँट कर बना दिया जाता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे रोए कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई तो इनका जो साइज़ होता है वो एक सा ना होकर अलग अलग होता है। तो बाद में इन्हें काट छाँट कर एक सा बना दिया जाता है और बेहतर रोएदार यानी कि एक तरह का, बस ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि बेहतर रोएदार बन जाते हैं, यानी कि एक तरह के अच्छे रोएदार बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में वस्त्रों में कोमलता आ जाती है। फिर आती है हमारी ब्रशिंग एंड शेयरिंग प्रोसेस। तो इस परिसज्जा में प्रयुक्त मशीन में दो ब्रश लगे हुए रोलर्स लगे होते हैं, यानी कि उन रोलर्स में दो रोलर्स होते हैं और उनमें एक तरीके के ब्रश लगे होते हैं। तो जब वस्त्र इन रोलर के मध्य से गुजारा जाता है तो वस्त्र की दोनों सतह पर रोए उठ जाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी फैब्रिक को रोलर्स के बीच में से निकालते हैं तो जो ब्रश लगे होते हैं और वो ब्रश जब फैब्रिक की सतह को छूते हैं तो वो एक तरह के रोए उठा देते हैं, यानी कि जो उसके छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स अंदर थ्रेड्स में ट्विस्ट हो चुके हैं वे हुक उस ब्रश की तरह ब्रश की सहायता से उन रोए को वापस से ऊपर उठा देते हैं। तो मशीन की जो सिर पर लगे चाकू इन जो धागे होते हैं धागों को छोटे छोटे सिरों में काट देते हैं, यानी उसी मशीन में क्या होता है कि चाकू लगे होते हैं और जब हमारे ये रोए उठ जाते हैं तो रोए को उठने के बाद जब रोलर से फैब्रिक को निकालते हैं तो क्या होता है मशीन से निकालते हैं तो ये जो चाकू होते हैं हमारे ये धागे के छोटे छोटे सिरों को काट देते हैं और वस्त्र की सतह को ब्रश से साफ व झाड़ दिया जाता है। यानी कि जब हम उन चाकू से उन रोए की कटिंग करते हैं तो वे रोए कटकर जाहिर सी बात है फैब्रिक पर ही गिर जाते हैं, तो उनको हम जो उसकी सरफेस है यानी वस्त्र की सतह है उसको ब्रश से साफ व झाड़ दिया जाता है, तो जिससे वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। और जो ये प्रोसेस होती है हमारी ब्रशिंग एंड शेयर की, ज़्यादातर फ्लानेल वस्त्र पर इस विधि से ही बनाया जाता है, यानी फ्लानेल वस्त्र को इन्हीं मेथड के द्वारा बनाया जाता है। और इस प्रकार की परिसज्जा को कभी कभी वस्त्र की बुनाई व रचना संबंधी दोषों को छिपाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि कई बार जब हम किसी भी फैब्रिक को बनाते हैं या फैब्रिक की फिनिशिंग करते हैं तो कई बार जो हमारे उसकी जो रचना होती है यानी कि जो उसका
डिज़ाइनिंग होती है वो क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कई बार डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इनके वस्त्र की वीविंग या रचना संबंधी दोषों को छिपाने के लिए कई बार वस्त्र पर इस प्रकार की परिसज्जाएं भी की जाती है। फिर आता है हमारा साइजिंग। यह परिसज्जा रचना संबंधी दोषों को छिपाने, छिद्रों को बंद करने तथा वस्त्र में कड़ापन लाना लिखा हुआ है, गलत लिखा गया है, लाना कड़ापन लाने, वस्त्र को भरना तथा ताजगी लाने के लिए दी जाती है। यानी कि जो हमारी साइजिंग की प्रोसेस है वो एक तरीके रचना संबंधी, यानी कि जब हम किसी भी फैब्रिक की वीविंग करते हैं तो कई बार उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम साइजिंग की प्रोसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम वीविंग करते हैं तो वीविंग हमारी कभी कभी वीविंग्स में गैप आ जाता है। तो इन गैप्स को भरने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इसमें लिखा हुआ है कि वस्त्र को भरना और वस्त्र में कड़ापन लाना, यानी एक तरीके से हम स्टार्च का यूज़ करते हैं जिसमें उसकी वीविंग का जो डिफेक्ट है वो उसको पूरा कर सकता है। तो छिद्रों को बंद करना, यानी कि जो वीविंग है, वीविंग के जो होल्स हैं उनको बंद करना, और वस्त्र में कड़ापन लाना और वस्त्र को भरना तथा ताजगी लाने के लिए दी जाती है। तो साइजिंग देने के लिए हम मोम, गोंद, चीनी मिट्टी, मान, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ वस्त्र पर चिकनापन तथा चमक लाने का भी काम किया जाता है, क्योंकि जब हम वस्त्र में साइजिंग की प्रोसेस करते हैं तो जिसमें हम एक तरीके से उसका वेट भी बढ़ाते हैं, उसके वीविंग को भी भरते हैं, तो उसमें एक कड़ापन लाने के लिए हम स्टार्च जैसे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं या गम का यूज़ करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी चीनी मिट्टी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, या फिर हमारी गोंद होती है। तो इन सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ वस्त्र पर चिकनापन तथा चमक लाने का भी काम किया जाता है। यह काम जो उसका चिकनापन है या चमक लाने के लिए इसमें तेल, पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि से किया जाता है, क्योंकि जब हम किसी वस्त्र में कड़ापन लाते हैं तो उसमें चमक और चिकनापन या सॉफ्टनेस भी लाना ज़रूरी होता है। तो ये काम हम तेल, पैराफिन, ग्लिसरीन, मोम आदि से करते हैं। तो साइजिंग जिस पदार्थ से दी जाती है उसे ऐसे होज में, यानी कि एक ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें से रोलर बराबर डूबते रहे, यानी कि वो पात्र इतना बड़ा हो या रोलर के अकॉर्डिंग हो कि रोलर्स को उस पात्र में आसानी से वो डूब सके और आसानी से निकलता रहे, और वस्त्र को इन्हीं रोलरों के बीच से निकाला जाता है, यानी वस्त्र को इन दो रोलर्स के बीच में से ही निकाला जाता है। तो इस प्रकार एक साथ ही वस्त्र की दोनों सतहों पर साइजिंग प्रोसेस हो जाती है या साइजिंग चढ़ जाती है। फिर आती है हमारी श्रिंकिंग फिनिशेस। तो बुनाई प्रक्रिया में तंतुओं की धागे के रूप में कताई लगातार तनाव के अंतर्गत की जाती है, यानी कि जब हम बुनाई प्रोसेस करते हैं तो यानी कि जो हमारी बुनाई यानी वीविंग प्रोसेस की जाती है तो उसमें जो हमारे तंतुओं के धागे के रूप में कताई की जाती है, यानी एक तरह की स्पिनिंग की जाती है, तो तनाव के अंतर्गत की जाती है, यानी कि उसमें एक तरह का तनाव लिया जाता है, तो इसके द्वारा की जाती है। तो उससे उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, किंतु यह स्थायी रूप से नहीं होता। तंतु पुनः अपनी प्राकृतिक स्थिति में आने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो जो उनकी नेचुरल स्थिति होती है या जो उनकी नेचुरल पोजीशन होते हैं वो अपनी उस नेचुरल पोजीशन में आने की गुण अपना रखते हैं, तो इसे ही सिकुड़न कहा जाता है। तो परिसज्जा प्रक्रिया द्वारा इस सिकुड़न को कम से कम किया जाता है, यानी कि जो हमारे वस्त्र में सिकुड़न हो जाती है तो श्रिंकिंग फिनिशिंग के द्वारा तो इसमें जो सिकुड़न है सिकुड़न को कम से कम किया जाता है। जैसे ठंडे पानी में डुबोकर, उसके बाद गर्म पानी में डुबोकर, या भाप द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा। तो इस प्रकार की परिसज्जा किए वस्त्र पर निर्माताओं द्वारा सिकुड़न मुक्त का लेबल लगा दिया जाता है, यानी कि वो जो हमारा फैब्रिक है वो सिकुड़न मुक्त हो जाता है।
किंतु फिर भी कई बार पहली धुलाई के बाद वस्त्रों में कुछ सिकुड़ने की प्रवृत्ति रहती है, यानी कि कुछ फैब्रिक जो हमारे ऐसे होते हैं कि अगर हमने उन पे श्रिंकिंग फिनिशिंग की है कि वो सिकुड़ेंगे नहीं, श्रिंक नहीं होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी पहली वॉशिंग होती है फैब्रिक की, कई बार पहली वॉशिंग के बाद भी कहीं ना कहीं वस्त्र सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि वो सिकुड़ने लगता है। तो कुछ ये हमारी फिज़िकल फिनिशिंग है। तो जो इससे आगे की हमारी फिनिशिंग है, केमिकल फिनिशिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।